नमस्कार। आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अम्मा, तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुम बाहर क्यों निकल आई? मनीष अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला। तो अम्मा बोली, बेटा, मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आए थे। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ी हवा ही खा लूँ। अम्मा, अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? माया बाजार से आती ही होगी, और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो आफत खड़ी कर देगी। ऐसा कर कहते हुए मनीष अम्मा को लगभग घसीटते हुए उनकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपनी कोठरी में रखी चारपाई पर धम से पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी शकुंतला जी आंखों से झरझर आंसू बहाती जा रही थी और लगातार शून्य में निहारती जा रही थी। चारपाई पर लेटे हुए अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में मनीष का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उनका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रही थी। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान मनीष के पिता मोहन लाल जी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी शकुंतला जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। आईसीयू वार्ड से जब डॉक्टर बाहर निकले तो मोहन लाल जी की उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे मनीष को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा था। लेकिन अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाओं का कुल मिलाकर 5 लाख का खर्च आएगा। आप जैसे भी पैसों का इंतजाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मोहनलाल जी के पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद भी केवल 2.5 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका था। कितने परेशान हो गए थे मनीष के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी दीपिका ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर किए बाकी के 2.5 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए थे। और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मनीष को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहनलाल जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छे कंपनी में उनकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन मनीष ने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की माया से शादी करना चाहता है। रूपवती थी और बोलने में हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन मनीष के अम्मा बाबूजी को माया का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर माया के माता पिता ने भी इस विजातीय विवाह से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। तुरंत दोनों ने किसी की एक भी ना सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू माया इतनी तेज तर्राक थी कि आए दिन घर में कलेश करवाती रहती थी। अपने सास ससुर के साथ रहना उसे कतई गवारा नहीं था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने चली गई। इसके बाद मनीष अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वो नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उसने फ़ोन नहीं किया। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। अब वे गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उसे सीने में दर्द हुआ और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। शकुंतला जी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वे तुरंत पड़ोस में ही रहने वाली मनीष की बुआ जानकी को बुलाकर ले आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि
उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में बस वही, वो अपनी माँ पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी दीपिका को अपनी पिता की हालत के बारे में खबर मिली, तो वो बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप और देर नहीं करेंगे। हम आपका इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले ही अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले डूबे बाबूजी अब उनका और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बूझी आवाज में कहने लगे, दीपिका बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई है ना, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दीपिका ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दी। उन्हें समय पर दवा और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी बाबूजी उसे ये सब कहने से मना करते थे तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए ये सब नहीं करते थे? अब मेरा तो फर्ज बनता है ना, तो मुझे करने दीजिए ना, मुझे मत रोकिए। मुझे बेटी का फर्ज निभाने दीजिए। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे, तो अचानक उनका हाथ निढाल होकर लटक गया। यह दृश्य देखते ही शकुंतला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और दीपिका अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी जिस बेटे को मिलने के लिए भी मोहनलाल जी तरस गए थे, वह बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुख अग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया। लेकिन उनके चेहरे पर लेस मात्र भी पछतावा नजर नहीं दिख रहा था। बेटा बहू लोकाचारी निभाकर वापस अपने घर को चले गए। शकुंतला जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही रोटी रोजी और दवा का खर्चा निकलता था। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कपकपाते हाथों से जैसे तैसे दो वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर दीपिका अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा था कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उनकी बहन और जीजाजी का ही कब्जा ना हो जाए। इसलिए मनीष अपनी पत्नी के साथ अपना सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली शकुंतला जी तो इसी बात को सच मानकर वह मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही न थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू माया ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी दीपिका ने इस बात से ऐतराज जताया, तो उसे भी मनीष और माया ने उस पर मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चलता कर दिया। बेचारी शकुंतला जी भी इस हाल में नहीं थी कि वो अपने बेटे बहू का विरोध कर सके। जब सर्दियों का मौसम आया तो हाथ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण शकुंतला जी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर खर्चा करना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता चला गया। एक दिन जब जानकी जी उनका हाल चाल जानने के लिए घर आई, तो अपनी भाभी शकुंतला की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। मनीष और माया अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करे। कहते कहते मनीष का गला भर आया। इस पर माया बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। मनीष और माया की बात सुनकर जानकी जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कह रहे हो तुम दोनों? ये नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे।
अपनी बुआ की बात सुनकर मनीष सकपका गया। लेकिन माया नाक भौं सिकोड़ने लगी। लेकिन जानकी जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आई। इलाज पाकर शकुंतला जी की हालत में सुधार आने लगा और वे काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अपने अतीत में झांकती शकुंतला जी एकाएक अपनी यादों से बाहर आ गई। जब उन्हें जानकी जी ने आवाज़ लगाई, शकुंतला भाभी, लो ये खिचड़ी खा लो, लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी देनी है। ना दीदी, भूख न लगी है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। जानकी जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है दीदी, ठीक भी हो कर, वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन अपने मन का क्या करें, वो बीमार है तो मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ। शकुंतला जी कहने लगी, एक बात कहूँ आपको भाभी, ये बात दिमाग से तो कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। क्या दीदी, आपकी बात का भी कभी बुरा माना है हमने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, मुझसे तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वो कितने कितने दिन यहाँ झांकने भी नहीं आता। तुम्हारी बहू माया तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। जैसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती हैं, क्यों? क्यों नहीं कुछ कहती हैं? भैया इतने बीमार रह गए थे, क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उसका हालचाल जानने भी आया। लेकिन उनके जाते ही एक मकान कब्जा करके बैठ गया। यह बात सुनते ही शकुंतला जी को झटका सा लगा। फिर जानकी जी हल्के गुस्से में बोली, ये कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल गए। बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ ले और अपनी माँ की ही मौत की दुआ कर मांगे। भाभी, सास भी तो माँ होती है ना। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाता है। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज़्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग करके नहीं फेंका। तो क्यों, आप क्यों सह रही हैं ये सब भाभी? जानकी जी ने कहा तो शकुंतला जी की आंखें आंसुओं से भर गए। दीदी, आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं। लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए ना, तब वे खोखले हो जाते हैं। तब उस रिश्ते से कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बतानी पड़ती है और अपनी औकात दिखानी पड़ती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते, और ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपनी बच्चों को सही रास्ते पर लाए, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद ही की नीति ही क्यों न अपनाना पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। जानकी जी की बातों ने शकुंतला जी को अंदर तक झकझोर दिया था। जानकी जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो लगभग 65 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले भी बूढ़ा कर दिया था। कहने को तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में अकेले जानकी जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई शकुंतला जी की ये बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे शकुंतला, तू मालकिन है इस घर की। इस घर की एक एक चीज़ तेरी बनाई हुई है। याद कर, तुमने चाव से सजाया था तूने इस घर को। मोहनलाल जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, चलने फिरने भी नहीं दिया जाता, ताज़ी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। शकुंतला जी बुदबुदाने लगी, दीदी ठीक कहती हैं शकुंतला, जब कोई तुम्हारी कदर ना
जाने तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं है। मोहनलाल जी बोले। इतने में शकुंतला जी की नींद खुल गई और एकाएक वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वो ढूंढ रही थी वो तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो सपना था, लेकिन उनके बाद शकुंतला जी में बहुत बदलाव आया। अब वह समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सके। आज शकुंतला जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा मनीष बोला, अम्मा, आप बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। माया ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। ऐसा कहते हुए जब अम्मा की कलाई पकड़ के वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा करेगी? क्यों गुस्सा होगी मुझसे वो? और क्या हक है उसका इस घर पर? मेरा है और मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ। वो होती कौन है मुझे मेरे घर में घूमने से मना करने वाली? मनीष अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली शकुंतला जी आज कड़क आवाज में बोल रही थी। तभी अंदर से माया की आवाज आई, ये टीवी किसने चलाया इस घर में? टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर ऐतराज होना चाहिए। शकुंतला जी की ओर से बोली और उनकी आवाज़ सुनकर माया तमतमाती हुई बाहर निकली। अम्मा, आप यहाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किट्टी पार्टी की सहेली घर में आने वाली है, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए शकुंतला जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। यह नज़ारा देखकर आज माया दंग रह गई कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रहे हो ना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? माया ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब मनीष बेबसी भरी आवाज में बोला, माँ, तुम अपने कमरे में जाओ ना। अपने सुना नहीं यहाँ किट्टी पार्टी होने वाली है? देखो बेटा, भले ही तुम बीबी के गुलाम हो, लेकिन ये कतई मत भूलना कि यह घर मेरा है। शकुंतला जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बजी। माया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब, आप उन्हें अंदर ले आओ, मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? मनीष और माया चौंक कर बोले, अपनी वसीयत कराने के लिए। वसीयत पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इस पर मेरा ही तो अधिकार है। मनीष एकदम से बोला, वह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका उसका क्या? माँ, हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं, ममता ने कहा तो शकुंतला जी चुप न रह पाई। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक कर भी ना देखना। वह जिंदा भी है या मर गई, उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वह माँ ना हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया है बेटा। लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं यहाँ घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दे दूँगी, ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देर थी कि मनीष और माया दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के चरणों में बैठ गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात किए हुए भी उन्हें न जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसे तो मत कीजिए अम्मा, हम कैसे रह सकेंगे उस कोठरी में? मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है, और फिर माया की भी सहेलियाँ आती है। अब वो हम लोगों को कोठरी में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आप यह भी तो सोचिए,
हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। वाह! क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और अब तुम्हें खुद को रखना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कौन से पोते? वो तुम्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते। मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? अब जो मैंने तय कर लिया है सो कर लिया है। मेरे जीते जी ये घर मैं किराए पर दूंगी, और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया। उस बहन से जिसने मुझे जीवन दान दिया था बरसों पहले, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी। तब तेरी बहन और पिता जीजाजी ने बिना देर किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे, और तूने उनका यह सिला दिया। आज शकुंतला जी अनवरत बोल रही थी, और दोनों बेटा बहू सिर नीचा किए चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिर पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोतों को देखने के लिए तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नज़र ही नहीं आता था। हमें माफ़ कर दो माँ, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए माँ। माया हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने को, वरना तुमने बेटा बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा। पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं किया। केवल उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूंगी, और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो। लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अब पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाने वाली। इतनी बात सुनकर माया हैरानी से बोली, माँ, सिर्फ 2 कमरे? तो शकुंतला जी सख्ती से बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली। और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। माना कि ऐसा व्यवहार करते हुए शकुंतला जी भी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा उसने। नहीं नहीं नहीं, हम 2 कमरों में ही रह लेंगे माँ जी। ज़्यादा हुआ तो आप ही कोठरी भी ठीक करवा लेंगे। मनीष एकदम बोला तो उनकी बात तो काटते हुए अम्मा आवाज़ ऊंची करके बोली, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मेरे पास मेरे घर में आकर रह सकती है। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी उपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूँगी। आज अम्मा का यह रूप देखकर माया की कुछ और बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फ़ोन करके उसने किट्टी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर लगा दिया, और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा ली, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनकी बेटी बहू और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की देखभाल की, लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अपने बेटे और बहू को नहीं लगने दी थी। तो दोस्तों, काम पड़ने पे, बूढ़े हो या फिर कुछ, सभी को कठोर फैसला लेना पड़ता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, बेटे बहू को सबक सिखाने वाली? कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।